हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी से रिलेटेड सेक्शंस के बारे में, और उसी सेक्शंस पे मैं आज आप लोगों के लिए आंसर फ्रेम करके लाया हूँ। साथियों जो पहला आंसर मेरा होगा वो डाउरी डेथ से रिलेटेड आंसर होगा। इसी आंसर को मैं फ्रेम करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, और यही आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इससे रिलेटेड जो डाउरी डेथ होता है, डाउरी डेथ किस तरह से होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई केस लॉ भी है तो उस केस लॉ को भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे कि हाँ कौन कौन सा केस लॉ डाउरी डेथ से रिलेटेड होता है। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो डाउरी डेथ से हम लेके आए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं साथियों आपके लिए आईपीसी से, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के मैटर से हम डील करते हुए लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम बच्चन सिंह के केस को देखेंगे, हम मच्छी सिंह के केस को देखेंगे, और साथ ही यह भी इसमें एनालिसिस करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था सेक्शन नंबर 303 को, मीन्स की जो पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्टेड था, इसको किस केस के अकॉर्डिंग इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और साथ साथ लास्ट में हम बात करने वाले हैं इसमें सेक्शन नंबर 299 एंड सेक्शन नंबर 300 के बीच क्या किसी भी प्रकार का कोई बाइफर्केशन किया गया है, कोई डिफरेंशिएट किया गया है। तो हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ हम आर वर्सेस गोविंदा का केस भी देखेंगे, और इस केस के माध्यम से हम ये देखेंगे कि सेक्शन नंबर 299 ऑफ इंडियन पिनल कोड और सेक्शन नंबर 300 ऑफ इंडियन पिनल कोड दोनों में किस प्रकार का बाइफर्केशन किया गया है। अगर डिफरेंशिएट बेस कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरह से हम अपने क्वेश्चन को वहाँ पे मार्क करेंगे, किस तरह से हम अपने क्वेश्चन को आंसर के फ्रेम में हम करके डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं अगर 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये है स्ट्रेटजी इस वीडियो की, और इसी चीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये जो आज मैं पार्ट लेकर के आ रहा हूँ जो कि मेन एग्जामिनेशन के लिए है आईपीसी का पार्ट, दोस्तों ये 7th नंबर का पार्ट है, और यही 7th नंबर का पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। साथियों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि मैंने माइनर एक्ट जो 9 माइनर एक्ट्स को इस बार डाला गया है, मींस कि इंक्लूड किया गया है हमारे यूपी पीसीएस जे सिलेबस में। उस 9 माइनर एक्ट में से साथियों मैंने 4 माइनर एक्ट को कंप्लीट करा दिया है। और वो कौन कौन से माइनर एक्ट है? पहला है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका आंसर मैंने फ्रेम करवा दिया है, हिंदी में ही करवाया है। अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ का आंसर आपको इंग्लिश में चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ हमें इसका आंसर इंग्लिश में चाहिए, तो मैं इंग्लिश में भी फ्रेम करके आपको दे दूंगा एज यूजुअल आंसर। फिर उसके बाद से द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का, इसको भी मैंने ऑलरेडी डन करा दिया है। साथ ही साथ दोस्तों जो माइनर एक्ट है 3rd नंबर का द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेडरेशल एक्ट 2013 का, इसको भी मैंने करवा दिया है। साथ ही साथ पीसीपीएनडीटी एक्ट को भी मैंने करवा दिया जो कि 1994 का एक्ट है। और उसके बाद से द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको एमटीपी एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1971 का है। इससे रिलेटेड सभी के आंसर मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी फ्रेम करके रखा है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको एज यूजुअल मिल जाएगी। और साथ साथ दोस्तों मैंने इंग्लिश में सीआरपीसी के भी 5-6 आंसर फ्रेम कराए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन देख लिया। और साथ साथ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके लॉ विथ रोनित सर्च करेंगे, वहाँ पे इसका पीडीएफ अवेलेबल है। आप इस पीडीएफ को भी वहाँ से ले सकते हैं और फिर अपना नोट्स बना सकते हैं, और जैसे भी आप चाहें वैसे इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से मैंने आंसर फ्रेम किया है। पहला जो मैंने आंसर लिया है वो दहेज मृत्यु से लिया है, मीन्स की धारा 304 ख से लिया है हिंदी में कहे तो, और इंग्लिश में कहे तो 304B से लिया है, जिसको हम लोग डाउरी डेथ के बारे में हम लोग कहते हैं। दोस्तों अगर डाउरी डेथ की बात करते हैं, अगर इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन रेंडमली पूछ दिया जाता है कि डाउरी डेथ क्या होता है, ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो हमको 2 मिनट सोचने की आवश्यकता होती है कि हाँ डाउरी डेथ अगर डिफाइन किया गया तो किस किस एक्ट में डाउरी डेथ के प्रोविजंस के बारे में बताया गया। क्या सिर्फ आईपीसी में ही डाउरी डेथ के प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, कि क्या इसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी इसके लिए कुछ बताया गया। तो दोस्तों हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ से हम अपने आंसर को जब फ्रेम करेंगे तो कौन कौन सी बातें को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो जितनी अच्छी से अच्छी बातों को हम अपने आंसर में डालेंगे, एग्जामिनर वहीं पर जाएगा और वही मार्क करेगा और वहीं पे हमको आंसर का नंबर देगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने लिया है,
आप दहेज मृत्यु को कैसे वर्णित करेंगे। अगर आपके पास आ जाता है नॉर्मली क्वेश्चन कि हाँ दहेज मृत्यु के बारे में आप बताइए, तो आप दहेज मृत्यु को किस प्रकार से वर्णित करेंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ ये जो मृत्यु हुई है ये दहेज के मांगने की वजह से हुई है, मीन्स कि विद इन 7 ईयर्स के अंदर में हुआ है, मीन्स कि विवाह के 7 साल के भीतर ये जो डेथ हुआ है, किस तरह से आप इसको साबित करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं, अगर 5 नंबर में आता है तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन आएगा कि आप दहेज मृत्यु को कैसे वर्णित करेंगे, मीन्स कि दहेज मृत्यु के प्रोविजंस के बारे में कैसे बनाएंगे। अगर यही दोस्तों अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये दोनों क्वेश्चन आएगा, दोनों का मतलब ये पूरा क्वेश्चन आएगा। इस अपराध के गठित होने हेतु आवश्यक तत्वों को बताइए, मीन्स कि जो अपराध घटित होता है किसका, जो 304B का अपराध घटित होता है, इसके जो भी आवश्यक तत्व हैं, किस किस आवश्यक तत्व से ये अपराध घटित होता है, क्या इसमें मेंजरिया का होना आवश्यक है, क्या इसमें नॉलेज का होना आवश्यक है, क्या इसमें इंटेंशन का किसी भी प्रकार का होना आवश्यक है, और इसमें कौन कौन से रिलेटिव इसमें शामिल होंगे। ये सारे जितने भी होते हैं सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। उन्हीं सभी आवश्यक तत्वों को यहाँ पे हमको बताना है। तो दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया है UPHJS 2010 में क्वेश्चन आया था, फिर MPJ में 2012 में यही सेम क्वेश्चन आया था, और साथ ही साथ जब UPAPO का आप पेपर देखेंगे 2015 का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का वेटेज हमें ज़्यादा लगा है। और जाहिर सी बात है जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जो 9 माइनर एक्ट को भी हमारे यहाँ शामिल किया गया है, उसमें ज़्यादातर जो भी एक्ट शामिल किया गया है वो महिलाओं से ही रिलेटेड कानून को शामिल किया गया है। इसीलिए मैं इस आंसर को कराना उचित समझा हूँ, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है। और 304 ख जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के भी कुछ आंसर को कवर कर लेगा, कुछ सेक्शंस को कवर कर लेगा, और IPC का तो 304B को ये कवर करेगा ही करेगा। तो अब आप लोगों ने खाका बना लिया कि किस किस प्रकार से हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन सा मटेरियल कलेक्ट करके अपने आंसर में लिखना है। अब देखिए इसमें आंसर को मैंने फ्रेम कैसे किया है। यहाँ पर देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख जो है दहेज मृत्यु से संबंधित है, दहेज मृत्यु के बारे में बताता है। आप लिखिए दहेज मृत्यु के बारे में बताता है, दहेज मृत्यु से संबंधित है, दहेज मृत्यु इसके अंतर्गत बताया गया है। आप जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में आप सूटेबल हैं, उस लैंग्वेज में, उस भाषा में, उस शब्द में आप सूटेबल रहिए। ये नहीं जरूरी है कि जो मैं संबंधित है लिखा हूं तो वो नहीं संबंधित है, बस आपको ये धारा 304 ख दहेज मृत्यु के बारे में बताता है, उपबंधित करता है, उससे संबंधित है। जो बातें आपको लिखना है वो बातें आप लिखिए। यह धारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ी गई है। तो ये आपने जो सिंपली जो चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, उस चीज़ के बारे में आपने यहाँ पे सिंपली बता दिया। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था दहेज मृत्यु के बारे में बताइए, या दहेज मृत्यु से अभिप्राय क्या है, तो आपने बता दिया कि ये भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख में उल्लेखित किया गया है। और यह जो अपराध विधि संशोधन किया गया था कब का, 1986 का। उसी 1986 के अपराध विधि संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेटेड किया गया था, जोड़ा गया था। मीन्स कि ये जो 304 ख का जो मामला है ये IPC में जब लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, तो उस समय से ये नहीं है, ये 1986 के अमेंडमेंट एक्ट से, विधि संशोधन अधिनियम से ये क्या किया गया है, ये डाला गया है। अब देखिए इसी तरह से आपको अपने आंसर को बढ़ाते हुए जाना है। इस धारा को लागू किए जाने के लिए निम्न आवश्यक तत्व हैं। अब कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, अगर धारा 304B किसी के ऊपर अगर लगाना है, 304B लगाना आसान बात होता नहीं है कि भाई हम जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में हम क्या कर रहे हैं, हम एलिगेशन उनके ऊपर फ्रेम कर रहे हैं कि ये हमसे क्या कर रहे हैं, ये हमको पीड़ित कर रहे हैं, ये हमसे बार बार क्या कर रहे हैं, दहेज की डिमांड कर रहे हैं, मीन्स की डावर की डिमांड कर रहे हैं। ये लगाना तो आसान बात नहीं होता है। तो जब इसको लगाया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला बात क्या है, किसी महिला की मृत्यु, अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, कैसे हो जाती है, जलने से या शारीरिक क्षति से या सामान्य परिस्थिति से भिन्न परिस्थितियों में हुई हो, तो अगर किसी भी महिला की किसी भी प्रकार से, अगर इस कंडीशन, जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी महिला की मृत्यु हो जाती है तो माना जाएगा वो क्या हो गया, 304B यहाँ पे हो गया। 304B का मतलब वो क्या हो गया, डाउरी डेथ यहाँ पे किया जाएगा। कब ये होना चाहिए, तो ये शादी के 7 साल के भीतर ही होना चाहिए। पहला कंडीशन आपने देख लिया। दूसरा देखिए, उस महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के पूर्व हुई हो, मीन्स कि 7 साल के भीतर ही होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि यहाँ पे कौन सा मामला बन रहा है, यहाँ पे डाउरी डेथ का बन रहा है। मीन्स कि विवाह से रिलेटेड जो भी मामले हैं वो डाउरी डेथ से इसमें रिलेटेड बन रहा है, जब 304B के मैटर को हम लोग डील करते हैं। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना होगा, उस महिला के साथ उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या प्रपीड़न का व्यवहार किया जा रहा हो, तब ये क्या किया जाएगा, तब दहेज हत्या के लिए, मीन्स की जो डाउरी डेथ है उसके लिए यहाँ पे FIR लॉन्च करवाया जा सकता है। फिर जो 4th कंडीशन है, महिला के प्रति क्रूरता या प्रपीड़न का व्यवहार दहेज की मांग या उसके संबंध में होना चाहिए। मीन्स कि जिस तरह से
उसकी मृत्यु हुई है, उसकी डेथ हुई है, मीन्स कि उसमें दिखना चाहिए कि ये 7 साल के, पहला तो कंडीशन दे दिया 7 साल के भीतर होना चाहिए, पति के द्वारा या पति के किसी भी रिलेटिव के द्वारा उसको बार बार क्या किया जाना चाहिए, हैरेस किया जा रहा है, बार बार उसको ताने दिया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है, और वहाँ पे दे रहा है कि उसके प्रति, महिला के प्रति क्रूरता और किसी भी प्रकार का प्रपीड़न जो होता है वो दहेज की मांग के लिए, मीन्स कि दहेज के मांग के संबंध में लगातार किया जाना होना चाहिए, तभी आप 304(b) का आप मुकदमा क्या कर सकते हैं, लगवा सकते हैं किसी भी के ऊपर। फिर अब देखिए 5वां कंडीशन क्या बता रहा है, महिला के साथ क्रूरता या प्रपीड़न उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व किया गया हो, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले उन्होंने प्रपीड़न किया था, क्रूरता किया था, और 3 साल बाद ये क्या कर रही है, फांसी लगा के चाहे जहर खा के, जिस भी कंडीशन में हो ये मृत्यु कॉज कर रही है, तो ये नहीं माना जाएगा। मीन्स कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व ही किया गया, मीन्स कि 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, इस प्रकार का क्रूरता उसके साथ क्या किया जा रहा है, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा क्रूरता किया जा रहा है, और वो एक दिन परेशान होकर के क्या करती है, या तो फांसी लगा के मर जाती है या तो जहर खा के मर जाती है, किसी भी प्रकार से उसका क्या होता है, विदिन 7 ईयर के अंडर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये इस प्रकार से बताया जाएगा कि हाँ ये क्या किया गया है, ये डावर डेथ किया गया है और 7 साल के भीतर हुआ है। तो जितने भी कंडीशन थे, जो 5 कंडीशन होने चाहिए, वो पांचों के पांचों कंडीशन मैंने यहाँ पे बता दिया। और भी आपको लगता है कि और भी कंडीशंस इसमें डालने की आवश्यकता है, तो आप भी बेयर एक्ट रखे होंगे, बेयर एक्ट में पढ़िएगा, जो कंडीशन आपको लगता है वो कंडीशन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, 304(b) डाउरी डेथ के लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज में लिखा है, किसके लैंग्वेज, बेयर एक्ट के लैंग्वेज में, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कास्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और ऑकर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विदिन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज। मीन्स कि यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि 7 साल के अंदर वो क्या होना चाहिए, उसका डेथ होना चाहिए, तभी माना जाएगा। और कैसा होना चाहिए, या तो जल करके होना चाहिए या किसी भी प्रकार के बॉडीली इंजरी से उसका डेथ होना चाहिए। तो यहाँ तक आपने बातें समझ लिया 304(b) से रिलेटेड। अब देखिए क्या दे रहा है, उपर्युक्त तत्वों के पूर्ण हो जाने से किसी महिला की मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। अगर इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस अगर वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो माना जाएगा कि वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे दहेज मृत्यु, मीन्स कि दहेज को लेकर के वहाँ पे उस महिला का क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, महिला को मार दिया गया। अब देखिए धारा 304 ख कि उपधारा 2 के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे दंडित किया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आप अंडरलाइन करेंगे दोस्तों, ये 7 ईयर के जगह पे अब हमको लग रहा है ये 10 साल हो गया है, 10 ईयर होना चाहिए, यहाँ पे 10 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, किंतु जो आजीवन कारावास तक का दंडित हो सकेगा। अब इसमें दंडित की बात की जाती है, तो जब आप आंसर को फ्रेम कर रहे हैं, जब किसी पनिशमेंट को दे रहे हैं, तो वहाँ पर उसके नीचे आप इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे, तो एग्जामिनर का जो ध्यान होगा वो आपके अंडरलाइन वाले पोर्सन पर जाएगा कि अच्छा कि बच्चे ने किस चीज़ को अंडरलाइन किया, तो देखेगा कि हम अच्छा 304(b) के पनिशमेंट के बारे में खंड 2 में इन्होंने बताया, क्या बताया है कि जो 7 साल के, जो यहाँ पे 10 साल का जो पनिशमेंट है उसके ऊपर 10 साल का पनिशमेंट लगाया जा सकता है और आजीवन कारावास भी इसमें दिया जा सकता है। तो ये एग्जामिनर जब ये चीज़ देखेगा तो आपका 2 नंबर यहाँ पे क्या कर देगा, ये अगर आपका नंबर कहीं ऊपर काटना भी चाहेगा तो यहाँ पे ये देख के 2 नंबर आपको यहाँ पे दे देगा, आपके नंबर को नहीं रिड्यूस करेगा। अब दोस्तों जो आपको बताना था, जो 304(b) का जो भी फैक्ट था वो सारे फैक्ट को मैंने बता दिया, साथ साथ जो पनिशमेंट इसका होता था उस पनिशमेंट को भी बता दिया था। दोस्तों अब कुछ जो इंपॉर्टेंट केस लॉ होते हैं, जब मैं आपको कई बार बता रहा हूं कि जब यूपीपीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन आप अपीयर होंगे, तब जो आपका जो कॉपी चेक किया जाता है या तो प्रोफेसर्स के द्वारा चेक किया जाता है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लोग होते हैं, या फिर जो ऑनरेबल जस्टिस होते हैं उन जस्टिस लोगों के द्वारा हमारी कॉपियों को चेक किया जाता है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉपियाँ आपकी चेक की करते हैं लोग तो वो प्रोफेसर साहब के द्वारा किया जाता है। जब प्रोफेसर साहब कॉपी को चेक करेंगे तो वो एज अ सेमेस्टर स्टूडेंट की तरह से वो कॉपी को चेक करने का कोशिश करते हैं, वो लोग केस लॉ ढूंढते हैं, और आपको केस लॉ जब यूपी का आप लिखेंगे तो आपको केस लॉ डालना जरूरी हो जाता है। ठीक, इसमें आप 2 से 3 केस इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जब यूपी का आप आंसर फ्रेम कर रहे हैं तो 2 से 3 केस, 3 से 4 केस भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 2 से ऊपर ही केस आप डालेंगे अगर इस प्रकार का कंटेंट आ रहा है, इस प्रकार का अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है अगर 10 नंबर में लिखने के लिए, क्योंकि इसमें मटेरियल नहीं होता है। 304(b) में आप कितना मटेरियल दे सकते हैं, वही मटेरियल दे सकते हैं जो 5 जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस थे वो हमने बता दिया। साथ साथ अगर इसको आपको लगता है कि और इलेबोरेट करना चाहिए तो इसमें आप एक्सप्लेनेशंस के बारे में कुछ बता दीजिए,
और उसके बाद से इसके पनिशमेंट्स के बारे में जो मैंने बताया वो बता दीजिए। आपके पास स्कोप इस टाइप के क्वेश्चंस में स्कोप बड़ा कम होता है लिखने के लिए। अब आप इसको सपोर्ट कैसे करेंगे अपने आंसर को, तो आप अपने आंसर को केस लॉ के थ्रू सपोर्ट करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे मैंने पहला केस लिया है हीरालाल बनाम दिल्ली राज्य जो हदर 3 का ये मामला है, के मामले में यह निर्णित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख में प्रयुक्त शब्द कुछ वर्ष पूर्व का अर्थ कोई निश्चित अवधि नहीं है। जो कुछ वर्ष पूर्व जो बात कहा गया है इससे रिलेटेड किसी प्रकार के निश्चित अवधि की बात नहीं किया जा रहा है। मीन्स कि कोई फिक्स्ड टाइम है, उस फिक्स्ड टाइम के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें निकटता का सिद्धांत लागू होता है। मीन्स कि जो निकट है, मीन्स कि मैंने बताया था ना आपसे कि 2 साल पहले उसके ऊपर क्रूरता हुआ है, 2 साल बाद उसकी मृत्यु होती है, तो ये नहीं माना जाएगा कि नहीं 2 साल पहले उनके ऊपर क्रूरता हुआ था, वो क्रूरता के कारण मर गए, मीन्स कि दहेज मृत्यु के कारण वो मर गए। इस प्रकार के एलिगेशंस नहीं लगाए जा सकते। मीन्स कि कुछ दिन पहले हुआ हो, जैसे 10 दिन पहले हुआ हो, 5 दिन पहले हुआ हो या 6 दिन पहले हुआ हो, इस प्रकार का होना चाहिए। मीन्स क्या निकटता के सिद्धांत के बारे में होना चाहिए। क्रूरता के प्रभाव और मृत्यु के मध्य निकटता और ठोस कड़ी साबित होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये दहेज मृत्यु हुआ है। मीन्स कि 304B तभी माना जाएगा यहाँ पे कमिट हुआ है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ठोस जो कड़ी से कड़ी जो जोड़नी चाहिए वो ठोस कड़ी जुड़ना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे रीजनेबल अगर एप्रीहेंशन होता है कि नहीं, मीन्स कि रीजनेबल अगर कॉज मिलता है कि नहीं यहाँ पे दहेज मृत्यु हुआ ही है, तभी माना जाएगा वहाँ पे दहेज मृत्यु हुआ है। प्रूफ करना पड़ेगा आपको, बिना प्रूफ किए यहाँ पे नहीं हो सकता। सिर्फ आप केस लिखवा दिए कि हाँ केस FIR में आपने लिखवा दिया कि दहेज मृत्यु हुआ है, तो उससे नहीं होगा, आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि किस तरह से आप साबित करिए कि किस तरह से दहेज मृत्यु हुआ है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारा केस आता है अप्पा साहब बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 का। साथियों ये मामला है कि मामले में अभियुक्त ने घर खर्च चलाने के लिए और खाद खरीदने के लिए, जो खाद होता है, जो फर्टिलाइजर होता है, खाद खरीदने के लिए अपनी पत्नी के नातेदारों से धन की मांग की। दहेज के लिए आरोपित किए जाने पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आर्थिक अभाव के कारण या आवश्यक घरेलू खर्चा का संचालन करने के लिए धन की मांग दहेज की मांग नहीं होती है। अगर आवश्यक खर्चा है, अगर आवश्यक खर्चे की मांग करता है तो इसको दहेज मृत्यु में, मीन्स कि इसको दहेज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो किस चीज़ के लिए मांग रहा था। जो अप्पा साहब बना महाराष्ट्र राज्य का मामला था, वो घर का खर्च चलाने के लिए, यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिखा है, घर का खर्च चलाने के लिए और फर्टिलाइजर, जो खेत में खाद डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है, फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर डालने के लिए वो क्या कर रहा था, मीन्स कि अपने कहा था अपनी पत्नी से कि जाओ अपने रिलेटिव से कुछ पैसा मांग के लाओ, ये घर का खर्च चलाना है और खेत में खाद डालना है। अगर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की मांग की जा रही है तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि 304B का ये मामला है कि मीन्स कि हमसे बार बार क्या किया जा रहा है, दहेज मांगा जा रहा है दहेज के रूप में। ये दहेज के रूप में नहीं है। अतः अभियुक्त की धारा 304 ख के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया गया। इसको इस प्रकार से अगर कोई केस करता है कि वो घर खर्च चलाने के लिए और जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए हमसे बार बार मांग रहा है, तो इसको दहेज मृत्यु नहीं कहा जा सकता। ये बात बताई गई थी अप्पा साहब बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में। नेक्स्ट जो केस हम यहाँ पर लेते हैं साथियों, देखिए नेक्स्ट केस क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो केस है बैजनाथ और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2016 का ये मामला है। इस प्रकार के अगर आप केस के साथ अपने आंसर को लिखते हैं तो आपका आंसर और खूबसूरत हो जाएगा, और यही एग्जामिनर ढूंढता है कि आपने आंसर में तो जो बातें मैं चाहता था वो बातें आपने लिख दिया, अब उसके सपोर्ट में तुमने क्या लिखा भाई, यही सपोर्ट में, सपोर्ट की बात यही कर रहा है, यही सपोर्टर है उसका। आंसर को अगर हमें सपोर्ट कराना है तो ये बातें हमें लिखनी ही पड़ेगी कि हाँ हम किस चीज़ को क्लेरिफाई कर रहे हैं। अगर हम कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे बताना पड़ता है ना कि ये एग्जाम्पल देना पड़ता है कि हाँ देखिए आप इस तरह से मान लीजिए कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। वही ये एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रेसिडेंट है, और ये हमारे और आपके द्वारा नहीं दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जजमेंट पारित किया गया, और उनके द्वारा अगर कोई भी डिसीजन दिया गया है तो वो पूरे भारत में सब पे बाइंडिंग होता है। देखिए बैजनाथ बनाम अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2016 का मामला है। इस वाद में वैवाहिक के मीन्स की विवाह के 7 वर्ष के भीतर वैवाहिक घर में मृतक विवाहिता की अस्वाभाविक मृत्यु अपने आप में 304 ख और 498 क की अगर हम बात करते हैं तो क्रूएलिटी की बात करता है के अंतर्गत अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर असामान्य स्थिति में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये नहीं माना जाएगा कि वहाँ पे दहेज मृत्यु का किया गया है और साथ साथ क्रूएल्टी किया गया है, ये नहीं माना जाएगा। अभियोजन की धारा 302 एवं 498A के अंतर्गत अपराध के अनिवार्य तत्व को स्थापित करना होगा। मीन्स कि वहाँ पे आपको साबित करना पड़ेगा कि जो मर्डर हुआ है, जो मर्डर का आप पनिशमेंट उसको दिलवाना चाहते हैं, मीन्स कि दहेज मृत्यु का जो आप पनिशमेंट उसको दिलवाना चाहते हैं, आजीवन कारावास आप उसको दिलवाना चाहते हैं, 10 साल की सजा उसको दिलवाना चाहते हैं, तो आपको 302 वहाँ पे
प्रूफ करना पड़ेगा और 498 भी प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे ये 302 का मामला बन रहा है और साथ ही साथ क्रूएल्टी इन्होंने किया है, इसलिए उसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो आपके ऊपर होगा। इसके अंतर्गत अपराधों के अनिवार्य तत्वों को भी साबित करना होगा। तदनुसार विचारण न्यायालय के अभियुक्त को बरी किए जाने के आदेश को यथा स्थिति में रखा जा सकता है, या फिर ऐसे ही स्थिति में रखा जा सकता है। कब तक? जब तक आप नहीं साबित कर पाते तब तक कोर्ट क्या कर सकती है, अपने पास इस मामले को रिजर्व करके रख सकती है। तो दोस्तों 304 ख से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा था, जो केस लॉ इस पे बन रहे थे, उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी केस लॉ को मैंने यहाँ पे अच्छे से डील किया। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि किस प्रकार से इस आंसर को मैंने साथियों डील किया। पहले तो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन को हमने 2 मिनट समझा। क्वेश्चन को समझने के बाद इसमें 304 बी के बारे में मैंने देखा, और उसके बाद से मैंने देखा जो कि 1986 में जो अमेंडमेंट करके, जो विधि संशोधन अधिनियम करके किसमें क्या ऐड किया गया। तो एक तो हमारे आईपीसी में 304 ख को ऐड किया गया, और साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट में 113 बी को वहां पे क्या किया गया, इनकॉर्पोरेटेड किया गया। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट मैंने ये पांचों, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया। फिर 304 बी का जो पनिशमेंट होना चाहिए वो पनिशमेंट को भी मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद से मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके केस लॉ को एक साथ मैंने, जितने केस लॉ बन रहे थे, 3 केस हमारे पास थे जो कि हमें लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों केस लॉ को मैंने क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। पहला 2003 का केस मैंने ले लिया, फिर 2007 का केस ले लिया, फिर 2016 का मैंने केस ले लिया। तो इसी प्रकार से मैंने क्या किया, इसको एडजस्ट किया और अपने आंसर को खूबसूरत बनाने का कोशिश किया, जिससे कि एग्जामिनर क्या होगा, हमें खुश होगा और हमें अच्छा से अच्छा नंबर यहाँ पे असाइन करेगा। तो पहला दोस्तों आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दुर्लभ से दुर्लभतम, मीन्स कि जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला होता है, इसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के मामले के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के मामले के बारे में हम बात करते हैं, तो जब हम इस मामले को देखते हैं तो हमें 2-3 केस लॉ तुरंत याद आना चाहिए। पहले तो हमें बच्चन सिंह का केस याद आना चाहिए, जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट से डील करता है। साथ ही साथ मच्छी सिंह का भी केस इसी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और जो हमारा मिट्ठू सिंह है, इससे तो 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, इन 2-3 कॉन्सेप्ट को जब ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला आता है तो हमको ये लर्न करके रखना ही, अपने दिमाग में रखना ही है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, दुर्लभतम से दुर्लभतम, इसे आप क्या समझते हैं, दुर्लभ से दुर्लभतम से आप क्या समझते हैं, मीन्स कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट से आप क्या समझते हैं। अगर 5 नंबर में आता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना। अगर ये आंसर 10 नंबर में आता है या 15 नंबर में आता है तो आपको ये पूरी बातें लिखना है। संबंधित महत्वपूर्णवाद और प्रावधानों का उल्लेख करना है आपको। अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट से रिलेटेड कोई भी मामला आता है तो सबसे तो पहले आपको ये सोचना है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के बारे में बताया कहाँ गया है, क्या कहीं डिफाइन किया गया है कि हाँ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला क्या होता है। हमने 511 लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था 511 सेक्शन डाल के, लेकिन आज तक कहीं हमने ये सेक्शन नहीं देखा कि जहाँ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के बारे में बताया गया। जी हाँ दोस्तों, किसी ने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के बारे में बताया कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है, मीन्स कि ये जघन्य अपराध है। इसके बारे में कौन बताया है, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया। तो ये बातें हमें, जब हम आंसर फ्रेम करेंगे तो ये बातें हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये बात हमको कौन बताया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात बताई गई है। तो आपने जब क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को सोचा समझा, उसके बाद से आप अपने आंसर पे आइए। अब देखिए आंसर में क्या आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, दुर्लभ से दुर्लभतम, मीन्स कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वाक्यांश भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है। पहली तो बात आपको ये लिखना है, क्योंकि जो चीज़ हमको परिभाषा में लिखना होता है वो बातें हम लिख देते हैं कि हाँ ये इस सेक्शन में, चाहे इस क्लॉज में जा करके क्या किया गया, इसको परिभाषित किया है। लेकिन ये जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला है, इसको इंडियन मीन्स कि इंडियन पेनल कोड में कहीं भी किसी भी जगह पे एक लाइन में भी इसको परिभाषित नहीं किया गया। यह वाक्यांश न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के समय मृत्यु दंड का दंडादेश देते समय प्रयोग किया जाता है। मीन्स कि कब किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कब किया जाता है, वो भी हर समय नहीं किया जाता है, हर मामले में नहीं किया जाता है। कब किया जाता है, जब मृत्यु दंडादेश दिया जाता है, मीन्स कि मृत्यु का, मीन्स कि जब डेथ पनिशमेंट इंपोज किया जाता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो ये बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब किसी भी जजमेंट को देती है
तो साथियों उसके साथ वो रीज़न भी देती है और साथ ही साथ डिसीजन भी देती है। मीन्स कि जो भी वो डिसीजन देती है वो विथ रीज़न के साथ देती है। इसलिए रीज़न के साथ देती है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल उनको देखना होता है। मीन्स कि नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल होता है उस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को कोई भी कोर्ट वायलेट नहीं कर सकता, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल उनको फॉलो करना है। और जब वो जजमेंट देते हैं तो वहाँ पे रीज़न और डिसीजन दोनों लिखते हैं। रीज़न भी लिखते हैं कि किस किस कारण पर मैंने इनको पनिशमेंट दिया और क्या क्या डिसीजन मैंने दिया, ये सारी बातें लिखते हैं। तो वही जब लिखा जाता है, किसी को डेथ पनिशमेंट दिया जाता है तो ये बात लिखा जाता है इन्होंने इतना जघन्य, इन्होंने इतना घिनौना अपराध किया था कि इनके लिए हम क्या दे रहे हैं, मृत्यु दंड का आदेश दे रहे हैं, मृत्यु दंड की सजा को हम यहाँ पे दे रहे हैं। इसी को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, देते समय प्रयोग किया जाता है न्यायालय को केवल दुर्लभ से दुर्लभतम, मीन्स की रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोटि के मामले में ही मृत्यु दंड देना चाहिए। मीन्स कि सभी मामले में पता चला पॉकेट मार के गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनको क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दिया, इस प्रकार से नहीं दे सकता है। वो कब दे सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये मृत्यु दंड का सजा, तो वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का जो मामला होता है, मीन्स कि जो दुर्लभ मामला होता है, जो दुर्लभ कैटेगरी का मामला होता है, मीन्स कि बहुत ही घिनौना अपराध होता है, उसी में क्या दिया जाता है, उसी में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का पनिशमेंट उसको इंपोज किया जाता है। जैसे अभी निर्भया केस में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट उन्होंने ऑफेंस किया था, जो भी कल्प्रिट थे उसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के कंडीशन में वो फॉल कर रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे क्या दिया था, निर्भया के केस वाले में वहाँ पे उनको डेथ पनिशमेंट इंपोज किया था। और ये बात वहाँ पे लिखी भी थी जजमेंट में कि इनका जो काम, जो कृत्य था वो कैसा था, वो जघन्य अपराध था। मीन्स कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला वहाँ पे डील कर रहा था। अब देखिए आगे इस तरह से आप अपने आंसर को किस तरह से फ्रेम करेंगे और सुंदर बनाने का, जो सुंदर आपको बनाना था वो आपने बता दिया। फिर अब दूसरा पॉइंट में आप कैसे सुंदर अपने आंसर को करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की हम बात कर रहे हैं। ये दंड प्रक्रिया संहिता की बात कर रहे हैं। 1973 की धारा 354 सब क्लॉज 3 के अनुसार जब दोष सिद्ध मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए, ये किसके लिए, मीन्स कि या तो आजीवन कारावास के लिए है या तो कई वर्षों से अधिक वो क्या कर रहा है, वो दंड का सजा भोग रहा है, तब निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारणों और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का कथन किया जाता है। मीन्स कि विशेष कारण का और विशेष कथन का वहाँ पे क्या किया जाता है, कोट किया जाता है कि ये किस कैटेगरी में इनका जो जजमेंट है, जो इनका डेथ फॉल कर रहा है, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, क्या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में फॉल कर रहा है कि किस में फॉल कर रहा है। ये जब जजमेंट लिखा जाता है तो जजमेंट में ये सारी बातें आपको लिखनी होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस आ जा रहे हैं, हम जब आंसर को लिखेंगे इसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पे लिखने के लिए हमारे पास बहुत मटेरियल नहीं मिलेगा। जो हम आंसर को लिखेंगे वो अपने केस लॉ के साथ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो मैटर बनता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का, इसमें बहुत लिखने के लिए तो मिल नहीं सकता, क्योंकि एक तो ऐसे ही 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया मिट्ठू सिंह के केस के द्वारा, और उसके बाद से अगर हम इसके बारे में लिखेंगे तो हमें दो केस हमें अच्छे से लिखने के लिए मिलता है। एक बच्चन सिंह का केस मिलता है और एक जो केस हमारा मिलता है वो मच्छी सिंह का केस मिलता है। इन्हीं केस लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से केस लॉ को मैंने इनकॉर्पोरेट किया। इस धारा पर, यह जो धारा है, इस धारा पर बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के प्रकरण में, जिसमें एक व्यक्ति को 3 व्यक्तियों की मृत्यु कारित करने के अपराध में सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया था। मीन्स कि एक व्यक्ति था, वो 3 व्यक्तियों का क्या कर दिया था, मर्डर कर दिया था। उसी के बारे में ये बात कर रहा है। कौन सा मामला, ये बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है। कहीं ना कहीं आप पीटी में इसको कई बार पढ़े होंगे और उसी के बारे में ये बता रहा है, जिसका उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि कर दी गई थी। मीन्स कि कभी भी सेशन कोर्ट के द्वारा, सेशन जज साहब के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का डेथ पनिशमेंट दिया जाता है तो उसको सीआरपीसी में जाकर के साथियों सेक्शन नंबर 366 के अकॉर्डिंग हम उसका क्या करते हैं, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करवाते हैं। उस स्टेट के हाई कोर्ट से हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन कराते हैं कि हाँ क्या इनको डेथ पनिशमेंट दिया जाता है। अगर हाई कोर्ट के द्वारा, उस स्टेट के रिलेटेड हाई कोर्ट के द्वारा अगर कह दिया जाता है कि हाँ इनको आप क्या कर सकते हैं, डेथ पनिशमेंट इंपोज कर सकते हैं, तब जाके डेथ पनिशमेंट दिया जा सकता है, जिसका उच्च न्यायालय में पुष्टि करा दी गई थी। अपील में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मृत्यु दंडादेश केवल दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही दिया जाना चाहिए। तो जब यह मामला इनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया तो कहा गया कि मामला इनका इसमें नहीं फॉल कर रहा है, इनके पनिशमेंट को तब दिया जाएगा जब देखा जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इनका क्या मामला दुर्लभ से दुर्लभम, मीन्स कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि नहीं। अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की कैटेगरी में इनका साथियों मामला फॉल कर रहा है तो इनको क्या दिया जाएगा, वहाँ पर डेथ पनिशमेंट इनके ऊपर क्या
क्या किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। और जैसे ही डेथ पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे देगी तो उनके डेथ पनिशमेंट को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूशन में लाया जाएगा। मामलों में यह दिया जाना चाहिए था। न्यायालय ने निर्णय किया कि निम्नलिखित बिंदु दुर्लभ से दुर्लभतम हम हो सकते हैं। अब कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। फर्स्ट, जहां हत्या पूर्व नियोजित हो और अत्यंतिक क्रूरतापूर्वक की गई हो, मीन्स कि अगर बहुत ही घिनौने तरीके से बहुत ही क्रूरतापूर्वक किया गया होगा तब माना जाएगा कि इन्होंने क्या किया था, जो डेथ किया था वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के मामले में फॉल कर रहा था। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लेकर के चलूंगा निर्भया के केस लॉ के साथ, क्योंकि निर्भया का जो केस लॉ था वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के मामले में फॉल कर रहा था। वहाँ पे जो अपराध किया गया था वो जघन्य अपराध किया गया था, मीन्स कि वहाँ पे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट को शो किया गया था, मीन्स कि बॉडी को वो लोग कट कर दिए थे, अलग अलग पार्ट्स को कर दिए थे। तो ये क्या आ रहा था, यही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला आ रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया भी गया है कि तभी आप डेथ पनिशमेंट इंपोज कर सकते हैं जब मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो। सेकंड पॉइंट की साथियों में आप बात करते हैं, जहां हत्या घोर अनैतिकता पूर्वक की गई हो, मीन्स की अनैतिकता वहां पे बरती गई हो, जैसे धन लाभ हेतु किराए के हत्या द्वारा की गई हो, मीन्स कि किसी को किराया पर, मीन्स कि किसी को सुपारी देकर के किसी की हत्या कराई गई हो, उससे रिलेटेड इस प्रकार का हो, तब माना जाएगा कि वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला माना जाएगा वहां पे। अब देखिए साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं, जो थर्ड नंबर का कंडीशन यहाँ पे दिया है, जहाँ सेना का जवान या लोक सेवक अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हो, वहाँ पे इसकी बात की जा रही है। और जो फोर्थ कंडीशन बात कर रहा है, जहाँ धारा 43 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस मजिस्ट्रेट या व्यक्ति अपराध का निवारण कर रहा हो, तब माना जाएगा कि ये इस प्रकार का ऑफेंस कमिट कर रहा है। और आगे अब देखते हैं इसी बात को कहाँ किया गया, पुनः मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दुर्लभ से दुर्लभतम, मीन्स कि जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट को वर्णित किया गया था। पहले तो किसके केस में किया गया था, तो पहले आपने यहाँ पर देखा है ना कि इनके केस में कर दिया। इनका केस क्या नाम है, जो इनका केस है, एक मिनट, बच्चन सिंह के केस, जो यहाँ पे बच्चन सिंह का केस था, इनके केस में तो पहले बता दिया है, फिर बच्चन सिंह के केस के बताने के बाद अब किसके केस में बता रहे हैं, यहाँ पे मच्छी सिंह के केस में भी यही बातें बताई गई थी 1983 में। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, इन दोनों केस को तो आपने कोट कर लिया, दोनों केस को यहाँ पे आपने बता दिया। अब बताया जा रहा है कि क्या जो मृत्यु दंड दिया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा मृत्यु दंड जो इम्पोज किया जाता है, मीन्स कि जो डेथ पेनाल्टी को इम्पोज किया जाता है, वो कैसा होना चाहिए, वो संवैधानिक है कि नहीं, मीन्स कि वो जो डेथ पनिशमेंट हम किसी को देखते हैं तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, उसके किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को, उसके किसी फंडामेंटल राइट्स को क्या जो डेथ पनिशमेंट होता है वो कर्टेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब देखिए जो डेथ पनिशमेंट होता है क्या वो संवैधानिक है कि नहीं। अब जब ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो डेथ पनिशमेंट होता है वो संवैधानिक है कि नहीं। अपराधी को मृत्यु दंड की सजा देना संवैधानिक है या नहीं, इस प्रश्न पर जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया के प्रकरण में यह निर्धारित किया गया कि मृत्यु दंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 के प्रतिकूल नहीं है, मीन्स कि इसके प्रतिकूल नहीं है, इसके बियॉन्ड नहीं है, आप मृत्यु दंड दे सकते हैं। मृत्यु दंड को अयुक्ति की बात करता है, अनरीजनेबल, अयुक्त नहीं माना जा सकता है, मीन्स कि जो डेथ पनिशमेंट होता है इसको अयुक्त नहीं माना जा सकता है, या लोकहित में नहीं। हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि ये जो पनिशमेंट होता है, जो डेथ पनिशमेंट होता है, ये लोकहित में नहीं है, इसको नहीं देना चाहिए, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले को कमिट किया जा रहा है। अगर आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला कमिट कर सकते हैं, आप किसी के आर्टिकल नंबर 14 को, आप किसी के आर्टिकल नंबर 19 को, आप किसी के आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन कर सकते हैं, तो आपका अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लीगली आर्टिकल्स को वायलेट किया जा रहा है, मीन्स कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसको कर्टेल किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट का क्या किया जा रहा है, वायलेशन किया जा रहा है। हमारे आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का और आर्टिकल 21 का हमारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे वायलेशन किया जा रहा है, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसका भी तो आपने कर्टेल किया है, कहीं ना कहीं आपने उसको डेथ कर दिया। और डेथ कैसे किया, आपने हीनियस क्राइम करके उसका डेथ कमिट किया, और हीनियस में वो भी कैसे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला करके आपने उसके शरीर का एक एक पार्ट आपने काट काट के फेंक दिया, तो ये क्या माना जाएगा, इसी को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य में कि केस में
कि जो डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा क्षमादान दिए जाने का संविधान में किया गया प्रावधान यह इंगित करता है कि मृत्यु दंडादेश जो है वो संवैधानिक है। ये सारी बातों को आपने यहाँ पे कोट कर दिया। ये सभी बातों से आपने आंसर में अपने बता दिया कि जो डेथ पनिशमेंट होता है, अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू में भी आपसे कभी अगर पूछ दिया जाता है कि क्या डेथ पनिशमेंट जो है, जो बच्चन सिंह के केस में दिया गया था, जो मच्छी सिंह के केस में दिया गया था, कि क्या ये जो डेथ पनिशमेंट है, जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला होता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो साथियों जब आप बताएंगे तो जगमोहन सिन्हा के केस के साथ आप बताएंगे, जगमोहन सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में ये बातें बता दिया गया था कि अगर आप रेयर ऑफ द रियलिस्ट का मामला कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी ऑफेंस कर रहे हैं तो आपको क्या किया जा सकता है, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। और किस चीज़ का पनिशमेंट दिया जाएगा? सामान्य पनिशमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, तब आपको डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा। और वो भी डेथ पनिशमेंट कैसे आप प्रूफ करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो आपको अगर डेथ पनिशमेंट दे दिया जा रहा है तो आप क्षमादान के लिए, अपने पार्डन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के मीन्स कि आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, अपने स्टेट के गवर्नर के पास जा सकते हैं। तो वहाँ पे जब आप राष्ट्रपति और गवर्नर साहब के पास आप जा सकते हैं तो माना जाएगा कि ये जो है ये असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है। तो इस तरह से आप सपोर्ट करके अपने इंटरव्यू के लिए भी वहाँ पर आप बता सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपने देखा 2 क्वेश्चन को आपने कितनी आसानी से यहाँ पर कर लिया। अब देखिए, पुनः बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के प्रकरण में न्यायालय ने निर्धारित किया कि संहिता की धारा 302 एवं मृत्यु दंड दिया जाना संवैधानिक है। ये बात किसमें कह दिया गया? पुनः बच्चन सिंह के राज्य, बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में 1980 में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि जो हम लोग डेथ पनिशमेंट देते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसीलिए सेक्शन नंबर 303 को हटा दिया गया था। किसके केस लॉ से? तो जो मिट्ठू सिंह का केस लाया था, उसी मिट्ठू सिंह के केस लॉ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स की जो मिट्ठू सिंह का केस आया था इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। कौन सा 303 में था? पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्टेड जो था, इसको हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आ जाता है साथियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जा रहा है, जो कि इससे रिलेटेड मैंने आपको आंसर ऑलरेडी फ्रेम करा दिया है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन था तो मैंने सोचा कि आपको ये डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बार बार भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और खास करके इस केस लॉ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, धारा 299 तथा 300 में अंतर को स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी एपीओ 2007 के एग्जामिनेशन में साथियों, यही हूबहू यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगर आपसे यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन में पूछेगा तो ये 5 नंबर का पूछ सकता है। अब 299 और 300 को आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, सभी के द्वारा ये पढ़ा हुआ है कि 299 में क्या बताया गया और 300 में क्या बताया, किस चैप्टर में फॉल कर रहा है, अगर किस रेंज में फॉल कर रहा है, किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन तक ये फॉल कर रहा है, ये सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब देखिए धारा 299 के हम बारे में बात करेंगे और 300 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, आर बनाम गोविंदा 1978 बॉम्बे, इस वाद में मेलविन जो जज साहब जो उस समय जस्टिस थे, जस्टिस मेलविन जज ने धारा 299 और 300 में निम्नलिखित प्रकार के अंतर को स्थापित किया। अगर आपसे कभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी अगर आप कहीं देते हैं तो वहां पे भी पूछा जा सकता है कि धारा 299 और 300 के बीच अंतर को स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो जस्टिस मेलविन के द्वारा। और किस केस लॉ में? आर वर्सेस गोविंदा के केस में इसको क्या किया गया था, डिफरेंशिएट किया गया था। अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन को देखिए कि किस किस प्रकार से डिफरेंशिएट किया गया। धारा 299 को देखते हैं, कोई व्यक्ति मानववध तब कारित करता है जब वो कार्य जिसने मृत्यु कारित किया है, किस किस प्रकार से मृत्यु कारित किया है, को मृत्यु कारित करने के आशय से, या तो मृत्यु कारित करने के आशय से उनका मृत्यु कारित किया है, ठीक। सेकंड जो बात कर रहा है, ऐसा शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो जाता है, इस तरह से अगर मृत्यु कारित किया है। और जो गौ यहाँ पे बताया जा रहा है, बेयर एक्ट का पूरा लैंग्वेज है, आपको बेयर एक्ट का ही लैंग्वेज लिखना है, इस ज्ञान से कि वह ऐसा कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर सकता है जो किया गया हो, जिससे किया गया। तो ये तीनों बातें आपने 299 की दोनों बातों को आपने तीनों बातों को यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से डिफरेंशिएट का आंसर लिखा जाना चाहिए। और 300 की अगर हम बात करते हैं, इस धारा में वर्णित अपवादों को छोड़कर, मीन्स कि जो एक्सेप्शन दिए हैं उन अपवादों को छोड़कर के आपराधिक मानववध हत्या है। जो भी आपराधिक मानववध होता है, जो भी कल्पेबल होमिसाइड होता है, जो भी होता है वो क्या होता है, वो मर्डर होता है, वो हत्या होता है, यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो। अब कौन कौन से कंडीशन है जिसमें मृत्यु कारित की गई है?
मृत्यु कारित करने के आशय से हो। पहला तो बात यहाँ पे बता दे रहा है कि पहला क्या होना चाहिए, वो मृत्यु कारित करने के आशय से होना चाहिए। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिससे क्षति कारित की गई है। तो ये बात आपको जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो बेयर एक्ट का लैंग्वेज है वही बेयर एक्ट का ही लैंग्वेज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। फिर जो थर्ड यहाँ पे कंडीशन बताया गया है, किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, और वह शारीरिक क्षति जिससे कारित करने का आशय है प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, तब माना जाएगा कि आपने क्या कर दिया, उसका डेथ कॉज कर दिया, उसकी मृत्यु आपने कारित कर दी। और जो लास्ट कंडीशन यहाँ पे बताया जा रहा है, इस ज्ञान से कि वह कार्य आसन्न संकटपूर्ण से इतना परिपूर्ण है कि हर अधिसंभाव्यता के अंतर्गत इस कार्य से मृत्यु हो जाएगी, तो माना जाएगा कि आपने क्या कर दिया, सेक्शन नंबर 300 आपने कमिट कर दिया। कैसे कमिट कर दिया, जो 5 अपवाद दिए गए हैं, पांचों अपवादों को अगर छोड़ करके इस प्रकार से आप कर रहे हैं तो मान लिया जाएगा कि आपने डेथ यहाँ पे कमिट कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो आईपीसी का आपका जो सेशन था, जो मेन आंसर का जो मैं सेशन लेकर के आप लोगों के पास आ रहा हूँ, वो सेशन था वो एज यूजुअल मैंने खत्म कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आपसे मैं ये करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथियों कमेंट सेक्शन में जा करके अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए किस प्रकार से ये हेल्पफुल हो रहा है, जो मैं ये मेन एग्जामिनेशन के लिए जो मैं आपके लिए आंसर फ्रेम करके ला रहा हूँ। दोस्तों सिर्फ मैं हिंदी में ही नहीं फ्रेम करके आंसर ला रहा हूँ, इंग्लिश में भी फ्रेम करके ला रहा हूँ। आज तक मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट का इंग्लिश में आंसर फ्रेम किया है, सीपीसी का इंग्लिश में आंसर फ्रेम किया, और साथ ही साथ सीआरपीसी का भी मैंने आंसर इंग्लिश में फ्रेम किया। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैं आईपीसी को भी इंग्लिश में फ्रेम करके बहुत ही जल्दी लाने वाला हूं। दोस्तों तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।